तो आज हम जिस विषय का गहन विश्लेषण करने जा रहे हैं वो सच में बहुत ही दिलचस्प है। मतलब जरा कल्पना कीजिए कि भारत के नए हाईवे प्रोजेक्ट्स या मान लीजिए बड़े अस्पतालों की फंडिंग इस बात पर निर्भर करे कि आज कितने लोग पजामा पहनकर अपने सोफे से काम कर रहे हैं। सुनने में तो ये बात सच में थोड़ी अजीब और कह सकते हैं बेतुकी सी लगती है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए आमतौर पर हम वर्क फ्रॉम होम को बस एक कॉर्पोरेट सुविधा मानते हैं। हाँ, मतलब हमें लगता है कि ये बस सुबह के अलार्म को थोड़ा आगे बढ़ाने का एक तरीका है। या फिर रोज सुबह के उस भयानक ट्रैफिक जाम से बचने का जुगाड़। एकदम सही कहा आपने। लेकिन आज हम जिन स्रोतों पर चर्चा कर रहे हैं वो इस पूरी सोच को ही पलट देते हैं। हाँ, और यही हमारा आज का मिशन है। आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुझाए गए वर्क फ्रॉम होम के उस रणनीतिक दृष्टिकोण को डिकोड कर रहे हैं, जो इसे महज एचआर की एक पॉलिसी से निकालकर सीधे देश की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण की एक बड़ी रणनीति बना देता है। और इस पूरे विषय की सबसे दिलचस्प बात मुझे ये लगी कि हम एक बहुत ही व्यक्तिगत आदत को राष्ट्रीय स्तर के बदलाव से जोड़कर देख रहे हैं। बिल्कुल। हम अक्सर सोचते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए कोई बहुत बड़ा उद्योग लगाना होगा या कोई नई टैक्स नीति लानी होगी। लेकिन इन स्रोतों में एक बहुत ही अलग नजरिया पेश किया गया है। यहाँ बात हो रही है कि कैसे हमारी रोजमर्रा की कार्यशैली, मतलब एक साधारण सा लैपटॉप और एक वाईफाई कनेक्शन, देश के संसाधनों के ऑप्टिमाइजेशन का टूल बन सकता है। हाँ बिल्कुल वही। तो चलिए इस ऑप्टिमाइजेशन के पीछे के विज्ञान और अर्थशास्त्र को थोड़ा समझते हैं। देखिए, अगर हम इस राष्ट्रीय विजन की जड़ों तक जाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले सुबह 9 बजे और शाम 6 बजे की सड़कों का हाल देखना होगा। अरे वो तो पूछिए ही मत। हमारे स्रोत स्पष्ट रूप से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, गुरुग्राम और हैदराबाद जैसे शहरों का जिक्र करते हैं। हम सभी जानते हैं कि इन शहरों में ऑफिस जाने का मतलब क्या है। तो मुझे ये पूरा नज़ारा देश के आर्थिक फ्यूल टैंक में एक अदृश्य छेद की तरह लगता है। मतलब ईंधन जल रहा है, पैसा मीटर की तरह गिर रहा है, लेकिन गाड़ी असल में कहीं पहुंच ही नहीं रही है। बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। और देखिए, वो अदृश्य छेद सिर्फ आपकी गाड़ी के टैंक में नहीं है। अच्छा, तो और कहाँ है? वो सीधे तौर पर देश के खजाने में है। इसे थोड़ा तकनीकी रूप से समझते हैं। जब एक गाड़ी लाल बत्ती पर खड़ी होकर आइडलिंग कर रही होती है तो वो सिर्फ पेट्रोल या डीजल नहीं जला रही होती। हाँ। वो दरअसल डेडवेट लॉस पैदा कर रही है। अर्थशास्त्र में डेडवेट लॉस का मतलब है वो नुकसान जिसका किसी को कोई फायदा नहीं मिलता, मतलब महज बर्बादी। बिल्कुल। अब अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो हम अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा विदेशों से कच्चा तेल आयात करके पूरा करते हैं। हाँ, ये तो है। तो जब लाखों लोग रोज अपनी निजी कारों या बाइक से ऑफिस निकलते हैं तो इस कच्चे तेल की मांग बेतहाशा बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम इस बात को चुनौती दें, मतलब थोड़ा क्रिटिकली सोचें, हाँ बताइए। क्या वास्तव में कुछ लाख लोगों के घर से काम करने से राष्ट्रीय स्तर के ईंधन खपत पर कोई ठोस असर पड़ सकता है? मेरा मतलब है, क्या ये सिर्फ समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकालने जैसा नहीं है? पहली नजर में ऐसा लग सकता है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन यहीं पर कंपाउंडिंग या चक्रवृद्धि का गणित काम करता है। वो कैसे? मान लीजिए बेंगलोर या मुंबई में आईटी और डिजिटल सेक्टर के 10 लाख कर्मचारी सप्ताह में सिर्फ 3 दिन घर से काम करते हैं। ठीक है, मान लिया। अब एक कर्मचारी अगर रोज औसतन 2 लीटर ईंधन बचाता है तो ये सीधे तौर पर एक दिन में 20 लाख लीटर ईंधन की बचत है। ओहो, 20 लाख लीटर एक दिन में? हाँ, और इसे हफ्तों और महीनों में गुणा करें तो ये आंकड़ा करोड़ों लीटर तक पहुंच जाता है। ये तो सच में एक बहुत बड़ा नंबर है। और इसका दूसरा सीधा असर पर्यावरण पर पड़ता है। जब ये गाड़ियां सड़क पर नहीं आती तो टेल पाइप एमिशन यानी कार्बन का उत्सर्जन सीधे तौर पर कम होता है। मतलब हवा साफ होती है। बिल्कुल। स्रोतों में इसे भारत के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ जोड़ा गया है। ये कोई अमूर्त विचार नहीं है, बल्कि एक ऐसा मापा जा सकने वाला कदम है जो सीधी हवा की गुणवत्ता को सुधारता है। एकदम सही। देखिए, ये बात तो समझ में आती है कि सड़कें खाली होने से हवा साफ होगी और राष्ट्रीय स्तर पर तेल बचेगा। हाँ, लेकिन नीतियां सिर्फ हवाई स्तर पर काम नहीं कर सकती। अगर राष्ट्रीय खजाने को फायदा हो रहा है तो उस व्यक्ति को क्या मिल रहा है जो घर की डाइनिंग टेबल को अपना ऑफिस बनाए हुए? ये बहुत ही अहम सवाल है और ये हमें इस मॉडल के जमीनी या माइक्रो स्तर पर ले जाता है। क्योंकि अगर इंसान को खुद फायदा नहीं देखेगा तो वो ये क्यों करेगा? बिल्कुल। स्रोतों में आवागमन के समय और खर्च को एक बहुत बड़े कारक के रूप में दिखाया गया है। और ये हिडन टैक्स सिर्फ आर्थिक नहीं है, ये मानसिक और शारीरिक भी है। मतलब सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं है? नहीं,
आवागमन का खर्च जैसे पेट्रोल, कैब का किराया या टोल, ये तो सीधे तौर पर व्यक्ति की जेब से जाता ही है। लेकिन जो 2 घंटे ट्रैफिक में बर्बाद होते हैं, उनकी अवसर लागत या कहें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत बड़ी है। अच्छा, वो कैसे? जब ये हिडन टैक्स बचना शुरू होता है, तो कर्मचारी उस समय और पैसे का निवेश अपने स्वास्थ्य, परिवार और अपने कौशल को अपग्रेड करने में कर सकता है। मतलब वो जिम जा सकता है या कोई नया कोर्स कर सकता है? बिल्कुल। एक थकावा कर्मचारी जो 2 घंटे ड्राइव करके ऑफिस पहुंचता है, उसकी तुलना में वो व्यक्ति जो सुबह शांति से अपना काम शुरू करता है, उसकी प्रोडक्टिविटी में तो जमीन आसमान का फर्क होगा। 100%। लेकिन मैं इस बिंदु पर थोड़ा असहमत होना चाहूंगा। अच्छा, क्यों? चलिए मान लेते हैं कि कर्मचारी का पेट्रोल बच गया, उसे थोड़ा समय भी मिल गया। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ कंपनियों के लिए जो फायदे बताए जा रहे हैं वे मुझे थोड़े एक तरफा लगते हैं। आप किस खर्च की बात कर रहे हैं? देखिए, स्रोत कहते हैं कि कंपनियों का विशाल ऑफिस स्पेस का किराया, सेंट्रलाइज्ड एसी का खर्च, रखरखाव और इंटरनेट का बिल बचता है। हाँ, ये बहुत बड़ी बचत है उनके लिए। तो क्या वास्तव में ऐसा नहीं है कि कंपनियां अपना ये लाखों का इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च चुपचाप कर्मचारियों के कंधों पर डाल रही हैं? मतलब आप कह रहे हैं कि खर्च शिफ्ट हो रहा है? बिल्कुल। अब कर्मचारी दिन भर अपने घर का एसी चलाएगा, अपनी बिजली फूंकेगा और अपना इंटरनेट इस्तेमाल करेगा। क्या ये सच में एक विन विन सिचुएशन है? देखिए, ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है और शुरुआती दौर में कई विश्लेषकों ने ये चिंता जताई भी थी। हाँ, क्योंकि ये तो सीधा सीधा नुकसान लग रहा है एम्प्लॉय का। लेकिन अगर हम इसके पीछे के अर्थशास्त्र को देखें, तो यहाँ एक भारी कॉस्ट एसिमेट्री यानी लागत की असमानता है। लागत की असमानता वो क्या है? इसे ऐसे समझिए, एक कमर्शियल बिल्डिंग को ठंडा रखने, उसे मेंटेन करने और वहाँ जो कमर्शियल रेट पर बिजली का बिल आता है, जो कि घरों के रेट से बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल, वो किसी भी घर में चलने वाले एक एसी या लैपटॉप की बिजली खपत से कई गुना अधिक होता है। मतलब कंपनियों की बचत इतनी बड़ी है कि वो इस सिस्टम में एक नेट पॉजिटिव वैल्यू क्रिएट करती है। एकदम सही पकड़ा आपने। सिस्टम में जो कुल बचत होती है, वो बहुत बड़ी होती है। तो फिर उस बचत का फायदा कर्मचारी को कैसे मिलता है? एक स्मार्ट कॉर्पोरेट रणनीति के तहत कई कंपनियां इस बची हुई लागत का एक हिस्सा कर्मचारियों को होम ऑफिस सेटअप या इंटरनेट अलाउंस के रूप में वापस भी कर रही हैं। अच्छा, मतलब वो वन टाइम पेमेंट या मंथली अलाउंस दे देते हैं। हाँ, लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव होता है वो है काम के आउटपुट में। वो कैसे? जब किसी कंपनी की प्रशासनिक लागत कम होती है और उसके कर्मचारी बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस के कारण अधिक संतुष्ट होते हैं, तो वे कम समय में अधिक फोकस के साथ काम करते हैं। तो इसका सीधा असर कंपनी की बॉटम लाइन यानी उसके मुनाफे पर पड़ता है। बिल्कुल। ये एक दिलचस्प शिफ्ट है। तो हमने देखा कि माइक्रो स्तर पर एक कर्मचारी अपना समय और पैसा बचाता है, हाँ, कंपनी अपना भारी भरकम कमर्शियल खर्च बचाती है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। सही कहा। लेकिन इस पूरी चर्चा का जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है वो तब आता है जब हम इस माइक्रो बचत को वापस मैक्रो अर्थव्यवस्था से जोड़ते हैं। और यही सबसे अहम हिस्सा है। स्रोतों में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि कैसे ये मॉडल भारत की विदेशी मुद्रा यानी फॉरेन एक्सचेंज को बचा सकता है। बिल्कुल। अब अगर सोचा जाए तो कोई भी आम व्यक्ति यही सोचेगा कि मेरे घर से ईमेल भेजने का देश के फॉरेन रिजर्व से क्या लेना देना है। और यही वो कड़ी है जो इस पूरे विजन को एक आम विचार से हटाकर एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक बनाती है। तो इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। देखिए, इसे इस तरह समझते हैं, भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा कच्चा तेल बाहर से खरीदता है। आयात करता है। और यह खरीदारी रुपये में नहीं होती, ये अमेरिकी डॉलर में होती है। अच्छा, तो जब देश में पेट्रोल और डीजल की मांग बढ़ती है तो सरकार और तेल कंपनियों को बाजार से डॉलर खरीद कर विदेशी सप्लायर्स को देने पड़ते हैं। इसका मतलब है कि देश की जो मेहनत की कमाई है वो सिर्फ इसलिए देश से बाहर जा रही है ताकि हम अपनी गाड़ियों को ट्रैफिक जाम में खड़ा रख सकें। सही कहा आपने, एकदम सटीक विश्लेषण। और देखिए, जब डॉलर देश से बाहर जाता है तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कम होता है, जिसका सीधा असर हमारे रुपये पर पड़ता है, वो कमजोर होता है। बिल्कुल। अब इसे रिवर्स करके देखिए। रिवर्स करके मतलब उल्टा सोचें। हाँ, जब लाखों लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो कच्चे तेल का आयात कम होता है, क्योंकि गाड़ियों में पेट्रोल कम डल रहा है। हाँ, और आयात कम होने का सीधा मतलब है कि वो डॉलर अब देश के रिजर्व बैंक के पास सुरक्षित है। अरे वाह। जब हमारे पास मजबूत फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है तो हमारी अर्थव्यवस्था वैश्विक झटकों से बची रहती है। अगर हम इस भारी भरकम मैक्रो इकोनॉमिक्स को एक घरेलू बजट के नजरिए से देखें
तो ये बात बहुत आसानी से समझ आती है। वो कैसे? ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई परिवार हर वीकेंड बाहर खाना खाने और फालतू घूमने का खर्च बंद कर दे। और वो पैसा बचने लगे? हाँ, अब वो परिवार उस बचे हुए पैसे को किसी तिजोरी में बंद करके नहीं रखता, बल्कि वो उस पैसे से अपने बच्चे की उच्च शिक्षा का इंतजाम करता है। या फिर घर में एक नया कमरा बनवा लेता है। बिल्कुल, मतलब कंजम्पशन या खपत के पैसे को निकालकर सीधा कैपिटल इन्वेस्टमेंट में डालना। ये तुलना इस स्थिति पर एकदम फिट बैठती है। स्रोतों में भी बिल्कुल यही बताया गया है कि ये डॉलर बचकर जाएगा कहाँ? हाँ, आयात बिल कम होने से सरकार के पास जो वित्तीय संसाधन या कहें फिस्कल स्पेस बचता है, उसका उपयोग उन चीजों में किया जा सकता है जो वास्तव में देश का भविष्य तय करती हैं। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल, ये पैसा नए एक्सप्रेसवे बनाने, रेलवे के आधुनिकीकरण, स्कूल और विश्व स्तरीय अस्पताल बनाने में निवेश किया जा सकता है। तो एक तरह से हम रोजमर्रा के धुएं में उड़ने वाले पैसे को बचाकर देश की ठोस नींव में लगा रहे हैं। एकदम सही। यार, ये तो एक परफेक्ट थ्योरी हो गई। मतलब एक ऐसा आदर्श त्रिकोण जहां ईंधन बच रहा है, पर्यावरण साफ हो रहा है और बची हुई विदेशी मुद्रा से हाईवे बन रहे हैं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना? हाँ, लेकिन देखिए, हर अच्छी थ्योरी की जमीन पर अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि ये पूरा विजन एक बहुत ही विशिष्ट वर्ग के इर्द गिर्द घूमता है। आप किस वर्ग की बात कर रहे हैं? अरे, मेरा मतलब है कि आप जूम कॉल पर बैठकर स्टील प्लांट तो नहीं चला सकते। हाँ, ये तो है। या कोई डॉक्टर वीडियो कॉल पर क्रिटिकल सर्जरी तो नहीं कर सकता। और जो डिलीवरी बॉय सामान पहुंचा रहा है, उसे तो सड़क पर ही रहना होगा। बिल्कुल। तो क्या ये मॉडल हमारे वर्कफोर्स को दो अलग अलग दुनिया में नहीं बांट देता? एक वो जो घर पर आराम से बैठे हैं और दूसरे जो सड़क पर धूल फांक रहे हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वास्तविकता है जिसे स्रोतों ने भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। वर्क फ्रॉम होम कोई वन साइज फिट्स ऑल यानी सब पर लागू होने वाला समाधान नहीं है। तो फिर ये किन के लिए है? मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, रिटेल, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां इंसान की फिजिकल प्रेजेंस या भौतिक उपस्थिति सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि अनिवार्य है। तो अगर 60 या 70% वर्कफोर्स घर से काम कर ही नहीं सकती, तो फिर इस पूरी राष्ट्रीय रणनीति का फायदा क्या है? यहीं पर हमें स्रोतों में इस्तेमाल किए गए उस एक शब्द पर गौर करना होगा, जहां संभव हो। अच्छा, जहां संभव हो? हाँ, इस रणनीति का उद्देश्य पूरी अर्थव्यवस्था को घरों में बंद करना नहीं है, बल्कि संसाधनों का ऐसा बंटवारा करना है जिससे सबको फायदा हो। तो ये मॉडल मुख्य रूप से किन सेक्टर्स के लिए है? यह मुख्य रूप से आईटी, फाइनेंस, डिजिटल मार्केटिंग, शिक्षा और कंसल्टिंग जैसे ज्ञान आधारित या नॉलेज सेक्टर्स के लिए है। लेकिन एक सवाल है, इसका फायदा उस वर्ग को कैसे मिलता है जो घर से काम नहीं कर सकता? बहुत ही सीधा सा फायदा है। जब डिजिटल सेक्टर के लाखों लोग सड़क पर नहीं आते, तो उन लोगों के लिए सड़कें खाली हो जाती हैं जिन्हें वास्तव में बाहर जाना है। ओहो, मतलब ट्रैफिक कम हो जाता है। बिल्कुल। एम्बुलेंस समय पर अस्पताल पहुंचती है, लॉजिस्टिक्स के ट्रक बिना जाम में फंसे माल पहुंचाते हैं, जिससे सप्लाई चेन तेज होती है। हाँ, तो आप देखिए, ये सिर्फ उनका फायदा नहीं है जो घर पर है, बल्कि ये सड़क पर मौजूद लोगों की भी एफिशिएंसी बढ़ा रहा है। एकदम सही। लेकिन देखिए, जो लोग घर पर हैं, उनके लिए भी यह हमेशा के लिए कोई रामबाण इलाज तो नहीं है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि पूर्ण रूप से घर से काम करने के अपने ही नुकसान हैं। अगर कोई इंसान लगातार महीनों तक सिर्फ एक स्क्रीन के सामने बैठा रहे, तो वो एक तरह के अकेलेपन या साइलो में चला जाता है। मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। बिल्कुल। और देखिए, इंसान सामाजिक प्राणी है। कंपनियों में नए आइडियाज अक्सर कॉफी मशीन के पास या मीटिंग रूम में आमने सामने की बहस से ही निकलते हैं। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और इसीलिए विशेषज्ञों ने एक बीच का रास्ता निकाला है, जिसका स्रोतों में भी प्रमुखता से जिक्र है। आप हाइब्रिड मॉडल की बात कर रही हैं? हाँ, हाइब्रिड मॉडल। पूरी तरह से ऑफिस जाना संसाधनों की बर्बादी है और पूरी तरह से घर पे रहना टीम वर्क और इनोवेशन के लिए नुकसानदायक है। तो इसका समाधान क्या है? हाइब्रिड मॉडल, यानी सप्ताह में 2 या 3 दिन ऑफिस और बाकी दिन घर। ये एक ऐसा संतुलन है जो दोनों दुनिया की सर्वश्रेष्ठ चीजें देता है। सच कहूं तो ये हाइब्रिड अप्रोच एक बहुत ही व्यावहारिक समाधान लगता है ना? हाँ, इससे कंपनी की संस्कृति भी बची रहती है, लोग एक दूसरे से जुड़कर कोलैबोरेट भी कर पाते हैं, और साथ ही साथ ईंधन और विदेशी मुद्रा बचाने का वो बड़ा राष्ट्रीय लक्ष्य भी हासिल होता रहता है। मतलब ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो अतिवाद से बचता है और लंबे समय तक टिकाऊ है। बिल्कुल। हाइब्रिड मॉडल असल में ये सुनिश्चित करता है कि हम इंसानी जुड़ाव की कीमत पर आर्थिक बचत न करें। सही कहा। ये उस नीति को लचीला बनाता है
ताकि कोई भी कंपनी या कर्मचारी इसे अपनी जरूरत के हिसाब से ढाल सके। तो अगर हम इस पूरे विस्तृत विश्लेषण के धागों को एक साथ समेटें, हाँ, समेटना जरूरी है। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि स्रोतों में मौजूद पीएम मोदी का ये नजरिया सिर्फ काम करने की सहूलियत के बारे में बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं बड़ा है। ये असल में एक रणनीतिक त्रिकोण है। इसके एक कोने पर ऊर्जा की बचत है, दूसरे पर पर्यावरण की सुरक्षा, और तीसरे कोने पर हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मजबूती है। और ये तीनों हिस्से आपस में एक गहरी कॉज एंड इफेक्ट चेन से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। माइक्रो स्तर पर लिया गया एक छोटा सा फैसला, जैसे हाइब्रिड मॉडल अपनाना, मैक्रो स्तर पर विदेशी मुद्रा बचाने और बुनियादी ढांचे के निर्माण का रास्ता खोलता है। ये इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे व्यक्तिगत स्तर के छोटे ऑप्टिमाइजेशन सामूहिक रूप से एक देश की दिशा बदल सकते हैं। एकदम सही। इस चर्चा ने निश्चित रूप से वर्क फ्रॉम होम देखने के हमारे नजरिए को एक नई गहराई दी है। मुझे भी ये लगता है। ये सिर्फ पजामे और लैपटॉप तक सीमित नहीं है, बल्कि उस इनविजिबल लीक को प्लग करने के बारे में है, ताकि देश का इकोनॉमिक इंजन अपनी पूरी क्षमता से दौड़ सके। बिल्कुल। अब इस गहन एनालिसिस को समाप्त करते हुए मैं एक ऐसा विचार छोड़कर जाना चाहूंगा जो स्रोतों में दी गई बातों की ही अगली कड़ी है। वो क्या है? जरा इस पर विचार करें। अगर हाइब्रिड मॉडल या वर्क फ्रॉम होम सिर्फ एक अस्थायी ट्रेंड न रहकर ईंधन और विदेशी मुद्रा बचाने की एक स्थायी और आधिकारिक राष्ट्रीय रणनीति बन जाता है, तो आने वाले दशकों में हमारे शहरों का नक्शा कैसा होगा? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। क्या हमें सच में शहरों के बीचों बीच उन विशाल गगनचुंबी कमर्शियल ऑफिस बिल्डिंग्स की जरूरत रह जाएगी जो दिन भर भारी मात्रा में बिजली और संसाधन पीती हैं? शायद नहीं। या फिर भविष्य का आर्किटेक्चर कुछ ऐसा होगा जहां हमारे घरों के डिजाइन ही बदल जाएंगे, ताकि वे सिर्फ आराम करने की जगह न रहें, बल्कि देश की नई विकेंद्रीकृत आर्थिक इकाइयां बन सकें? ये सोचने वाली बात है। शायद इस बारे में सोचना जरूरी है कि आज डाइनिंग टेबल पर खुला एक साधारण सा लैपटॉप असल में एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय मशीनरी का सबसे नया और अहम हिस्सा बन चुका है। स्रोतों के इस दिलचस्प सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस नए नजरिए के साथ चीजों को देखते रहिए और अपनी जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखिए।